नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका शर्मा आपके अपने चैनल टारगेट करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी एनसीईआरटी की एक सीरीज़ चल रही थी जिसके अंतर्गत के हम ज्योग्राफी यानी कि भूगोल पढ़ रहे थे दोस्तों, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी फर्स्ट चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखिएगा, फिर से देख लीजिएगा, आपको सारी ज्योग्राफी समझ में आएगी। दोस्तों, फ़िलहाल जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है ये 6 से 12 तक की चल रही है। दोस्तों, फ़िलहाल हम इसमें एक एक करके सारी एनसीईआरटी बुक्स कवर करेंगे। पहले हमारी ज्योग्राफी है, फिर आपकी पॉलिटी है, फिर हिस्ट्री है, ईवीएस, ऐसे करके सारी हमारी एनसीईआरटी की बुक्स को हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। और दोस्तों, साथ में ही हमने एक बहुत ही शॉर्ट रिवीजन नोट्स पढ़ाए हैं जो कि लूसेंट से हैं, जो एमसीक्यू पढ़ाए हैं, जिन्हें भी आप अगर देखना चाहें तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा सेकंड चैप्टर, वो है हमारा ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब के अंतर्गत हमारी जो अक्षांश देशांतर है, जो काल्पनिक रेखाएं हैं हमारी पृथ्वी पर, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मैं आपको इससे पहले एक बात बता दूं कि मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जिससे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जिन्हें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जो कि टारगेट करियर के नाम से है, आप उस पर सर्च करके भी वहाँ जा सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप उसके थ्रू भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हर चीज़ से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और पर डे की करंट न्यूज़पेपर के थ्रू अदर भी आपको सारी चीज़ें हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके अपनी क्वेरी बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, आपको यूपीएससी का नोटिस भी नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें आपका 28 मई का एग्ज़ाम भी है, तो आप अपना तैयारी अब अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, आइए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें दे रखा है, पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, वो जियोइड में है, यानी कि भू-आव में है। तो जानते हैं इसमें भू-आव मतलब कि उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो आप जैसे कल्पना कर सकते हैं ये कैसी दिख सकती होगी, आप इस बारे में सोच सकते हैं। अब दोस्तों, ये ग्लोब आपको दे रखा है। ग्लोब होता क्या है? पृथ्वी का जो लघु रूप, यानी कि हम पृथ्वी को देख तो नहीं सकते क्योंकि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो लेकिन पृथ्वी का लघु रूप जिसके थ्रू हम पृथ्वी को जान सकते हैं, वो हम ग्लोब के थ्रू जान सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा ग्लोब है, आप देख सकते हैं। ये एक पृथ्वी का हमारे का लघु रूप होता है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। दोस्तों, ग्लोब जो होते हैं ये कई तरह के हो सकते हैं। एक बड़े ग्लोब होते हैं जो कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जाते हैं। ग्लोब आपने देखा है कि दोस्तों, कई जैसे आप किसी ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो आपको ये ग्लोब रखे हुए दिखते हैं। ये पोर्टेबल नहीं है, ये एक ही जगह पर रखे रहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं पॉकेट पर रखने के लिए छोटे छोटे होते हैं, छोटे ग्लोब होते हैं जो गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं, जिनमें हवा भी भरी जा सकती है, वो एक से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इन्हें इसी प्रकार से घुमाया जा सकता है जैसे कि कुमार का पहिया या लट्टू घूमता है। दोस्तों, जैसे ग्लोब को हम इस तरह से घुमा सकते हैं, जिस ग्लोब को हम जो बना होता है ना, वो इस तरह से बना होता है जैसे कि मानो पूरी तरह से कल्पना उसकी पृथ्वी के रूप में की गई होती है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, सेम उसी तरीके से ग्लोब होता है। उसके बाद दोस्तों, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। उसके बाद जानते हैं, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है, यानी कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर अब ये प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आगे जानते हैं हम, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम अक्ष कहते हैं। जो हमारा ग्लोब है वो झुकी हुई होती है पृथ्वी। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये आप देख रहे हैं, ये
जो सुई सी होती है, सुई सी निकली हुई होती है, इसे हम अक्ष कहते हैं। ऐसे ही पृथ्वी का भी अक्ष होता है। ग्लोब के वे दो बिंदु जिनसे होकर ये सुई गुजरती है दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे है और दूसरा ये दो बिंदु, ठीक है। आगे हम जानते हैं ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर ये सुई गुजरती है उन्हें उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव कहते हैं, यानी कि उत्तर आपका ऊपर में, दक्षिण आपका नीचे होता है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर घुमाया जा सकता है, यानी कि हम पृथ्वी जो हमारी होती है, जो हमारी नेचुरल जो हमारी पृथ्वी है, वो हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, बात ठीक है। उसी तरीके से हम अपने जो ग्लोब है उसको भी हम इसी वे में घुमा सकते हैं। लेकिन याद रखना, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो अक्ष है ये हमने अपनी समझ के लिए हमने बता दिया कि ये एक अक्ष है इस पर, लेकिन रियलिटी में ऐसा कोई अक्ष है नहीं है। पृथ्वी अपने आप ही ऑटोमेटिक ऐसे घूमती है, ऐसे कोई अक्ष है नहीं है। ऐसे ही काल्पनिक रेखाएं, आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये पृथ्वी पर है नहीं, ये हमने अपनी समझ के लिए, अपनी सुविधा के लिए इन्हें हमने बनाया हुआ है। दोस्तों, आगे हम जानते हैं एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे क्या कहते हैं। जो हमारा ग्लोब होता है उसे दो बराबर भागों में बांटा जाता है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। मैं दोस्तों आपको समझा दूँ, देखिए, ये आपकी ग्लोब हो गया, इसमें ये दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये हो गया आपका 0 अंश होता है और इसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। ये उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण वृत्त हो गया, तो इसीलिए ये दो बराबर भागों में बट गया है, इसीलिए इसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। उसके आगे जानते हैं दोस्तों, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के आधे भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये मैंने भी आपको बता दिया, ये दोनों बराबर आधे भाग के होते हैं। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाता है। काल्पनिक दोस्तों मैंने भी आपको बताया, ये ऐसा कुछ है नहीं है पृथ्वी में रियल, ये सिर्फ हमने अपनी सुविधा के लिए बना हुआ है, ये काल्पनिक है एक पूरी तरह से। एवं ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति, विभिन्न स्थान जो भी हैं उनकी स्थिति जानने के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु, हम बिल्कुल एग्जैक्ट स्थिति जान सकते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाएं कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित जितने भी समानांतर वृत्त हैं उन सबको समानांतर रेखा यानी कि अक्षांश रेखा कहा जाता है। और अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो हमारी अंशों में मापी जाती हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ बता दूं, हम जो मैं आपको बता दे रही हूँ, जो हम अपनी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, जो हम अपनी पृथ्वी को जानते हैं, वो कैसे जानते हैं, वो हम जानते हैं 2 तरीके से जानते हैं। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, पृथ्वी को जानने के 2 बिंदु हैं। उसमें से है दोस्तों आपका पहला है अक्षांश और दूसरी है आपके देशांतर। पृथ्वी को हम अपनी 2 तरीके से जान सकते हैं, अध्ययन करने के लिए हम 2 तरीके से अध्ययन करते हैं, एक अक्षांश रेखाओं से करते हैं, एक देशांतर देशांतर रेखाओं से। इस तरीके से हम अपनी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की आकृति कैसी होती है ये मैंने आपको बताया था, ये जियोइड यानी कि भू आब होती है। अब दोस्तों अभी बात चल रही है अक्षांश रेखाओं की, पहले हम अध्ययन अक्षांश रेखाओं के बारे में करेंगे, उसके बाद हम आगे की चीज़ें जानेंगे। दोस्तों अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अब दोस्तों अगर आपसे ये कहा जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों अक्षांशों की जो हमारी संख्या होती है वो होती है 181। कुल टोटल जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो होती हैं 181। उसके बाद दोस्तों अगर हम अक्षांशीय रेखाओं की बात करें, वो हो जाती हैं हमारी 179, यानी कि 181 से 2 कम हो जाती हैं। अब आप कहेंगे कि 2 कम कैसे हुई, दोस्तों मैं आपको अभी बता देती हूँ। जैसे देखिए ये हो गया, इसमें आपका जो नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, जो केवल जो बिंदु होता है वो केवल बिंदु होता है, लाइन नहीं होती है। इस तरीके से हम उसमें से उन दोनों बिंदुओं को हम कम कर देते हैं। मैं आपको बताती हूँ, इस बारे में समझाती हूँ कैसे। हाँ दोस्तों मैं आपको इस बारे में समझाती हूँ। देखो दोस्तों
ये जो आपकी बीच की जो दो बराबर भागों में बांट दिया, ये होती है आपकी 0 डिग्री। ये 0 डिग्री हो गई, इसने बराबर भागों में बांट दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपकी आती है एक 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री की एक रेखा होती है, यहाँ पे भी होती है 23.5 डिग्री, ये दक्षिण होती है और ये 23.5 डिग्री उत्तर होती है। लिख लीजिएगा 23.5 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे 66 डिग्री आती है, 66.5 डिग्री। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो बिंदु होता है और एक बिंदु यहाँ पे, ये उत्तरी ध्रुव होता है और ये उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी ध्रुव कहते हैं इसे, और ये होता है आपका दक्षिणी ध्रुव। ये केवल आपके बिंदु हैं, ना कि कोई रेखा। ये रेखा नहीं है और ना कि यहाँ पे कोई रेखा, ये सिर्फ एक बिंदु है। इसीलिए इन दोनों को नहीं मानते हैं। इसलिए हम अक्षांशीय रेखाओं की जो बात करेंगे, तब अक्षांशों की रेखा केवल हमारी 170, हमारी जो अक्षांशीय रेखाएं बात करेंगे, ये रेखाएं दे रखी हैं, तो ये हैं हमारी 179। लेकिन अक्षांशों की बात करेंगे तब हम इन बिंदुओं को गिन लेते हैं, तो तब ये हो जाती हैं हमारी 181। आप इस तरह से जान सकते हैं दोस्तों। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, एक अक्षांशीय वृत्त पूछ लिया जाए तो अक्षांशीय वृत्त भी आपके 179 ही हैं। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं, अक्षांशीय रेखाओं के बारे में और जान लेते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, दो अक्षांशों को जो बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है, जैसे कि दोस्तों ये हमारी रेखा हो गई, ये दक्षिण, अब ये दो अक्षांश हो गए। अब इनसे इनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये हमेशा आप डिग्री में जानेंगे तो ये 1 डिग्री होती है, और अगर किलोमीटर में जाए तो ये 111.2 किलोमीटर, ये इसकी यूनिट है। आप इसको जान सकते हैं। ये जो अक्षांशों को मापने की इकाई है, ये है। और दोस्तों एक और बात बताऊं मैं आपको, अक्षांशों को पैरेलल्स, समानांतर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आगे जानते हैं, इसमें विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। ये मैंने अभी आपको बताया था। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी की चारों ओर के वृत्त का 1/4, अतः इसका माप 360 अंश का या 1/4 यानी कि 90 अंश होता है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को बताता है। ये सब मैंने अभी आपको बता दिया। उसके बाद आगे हम चलते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त की उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। जो उत्तर में होती हैं उन्हें हम सब उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और जो दक्षिण में स्थित है उन्हें दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया था। उसके बाद जानते हैं हम, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर या दक्षिण को भी लिख दिया जाता है। जैसे दोस्तों आप ये देख सकते हैं, आप ये देखिए, जब भी हम उत्तरी ये अक्षांश पढ़ते हैं तो देखो 66.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर, ऐसे ही दोस्तों ये यहाँ पे 23.5 डिग्री और देखो दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तर ध्रुव, ये केवल बिंदु होते हैं और इनको हम अक्षांशीय रेखाओं में गिनते नहीं है। ये आपकी 0 डिग्री लाइन हो गई, ये 23.5 डिग्री हो गई, ये आपकी 66.5 डिग्री हो गई और ये आपकी 90 डिग्री हो गई। 90 डिग्री पे आपके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे हम जानते हैं, ये मैंने बता दिया। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा लिख दी जाती है। अब मानिए, अब दोस्तों ये ऐसा क्यों करते हैं, अब देखिए उदाहरण इसमें दे रखा है कि महाराष्ट्र में एक जगह है चंद्रपुर, एवं ब्राज़ील में स्थित, ब्राज़ील यानी जो दक्षिणी अमेरिका में हमारा ब्राज़ील है, में बेलो होरिज़ोंटे, दोनों एक ही अक्षांश यानी कि 20 पर स्थित है, 20 अक्षांश पर स्थित है। लेकिन देखिए मैं आपको अभी समझा देती हूँ। देखो इसमें दे रखा है 20 अंश यानी कि यहाँ के आसपास होगा, लेकिन क्या है इसमें दोनों 20 अंश पे यानी कि, और एक है यहाँ पे, यहाँ के आसपास है। अब लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में, यहाँ पे चंद्रपुर आ गया आपका, यहाँ आपका चंद्रपुर है, और 20 विषुवत वृत्त के बेलो होरिजेंटे ये यहाँ पे है। तो इस तरह से बेलो होरिजेंटो 20
डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, ये आप देख सकते हैं। और जो चंद्रपुर है वो आपका 20 अंश उत्तर में है स्थित है। इस तरह से हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अगर आप अक्षांश रेखाओं के बारे में समझ चुके होंगे, अगर आपको नहीं समझ में आए, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको फिर से एक बार समझा दूंगी। और आपको इससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट नोट्स चाहिए एनसीईआरटी के, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, जिनको मैं पढ़ाती जाऊँगी धीरे धीरे, मैं सारे शॉर्ट नोट्स इससे रिलेटेड मैं आपको हैंड रिटन नोट्स में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूँगी। आप वहाँ से देख सकते हैं जाके। आप चाहें तो उनकी PDF निकलवा लीजिएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है उसका। आप वहाँ से देख लीजिएगा, और फिर उसके बाद उन्हें आप अपने PDF में, जो भी आपका चार्ज लगे PDF में आप निकलवाने में, सिर्फ वही होगा। बाद बाकी उन्हें आप निकलवा के पढ़ सकते हो। और अगर आप फ़ोन से पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो आप डायरेक्ट पढ़िए, तो उसमें आपका कोई पैसा नहीं है। और अगर आप लिखना चाहें तो आप उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आगे हम जानते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाएं। अब महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में हम जान लेते हैं। विषुवत दक्षिणी विषुवत 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में मैंने आपको बताया, और दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में। इसके अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और हैं, वो अभी हम जान लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। कर्क रेखा दोस्तों 23.5 डिग्री जो होती है वो कर्क रेखा होती है, जो कि हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, या कभी कभी क्या होता है कि किसी राज्य का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है क्या इस राज्य से होकर गुजरती है, या किस 4 के दे दिए कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, एक का नाम नहीं दिया। इस तरह से पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड अगर शॉर्ट ट्रिक चाहिए याद करने के लिए, तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में जो भारत से जो गुजरने वाली रेखा है, उसे जो राज्य टच होते हैं, मैं उनकी आपको शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। उसके बाद दोस्तों आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जाएगी तो उसे मकर रेखा कहते हैं। उसके बाद विषुवत व्रत में 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव व्रत। विषुवत व्रत रेखा के 66.5 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव व्रत होता है। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य। उसके बाद जानते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। ताप कटिबंध क्या होते हैं दोस्तों? क्या होता है, जो हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य एक वर्ष में एक बार ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्णकटिबंधीय रेखा कहा जाता है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए ये रहा। हाँ दोस्तों, ये रहा, ये जो कर्क रेखा आ गई दोस्तों, ये है आपकी कर्क रेखा और ये है आपकी मकर रेखा और ये है आपका उष्णकटिबंध। ये है आपका उष्णकटिबंध। इनके पास ये होती है 3.5, आप देख सकते हैं। ये है सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। वर्ष में एक बार होता है ठीक ऊपर। उसके बाद जानते हैं हम, इसलिए इस क्षेत्र में इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप निकलती है, सबसे ज़्यादा सूरज दिखाई देता है, वहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। उसके बाद जानते हैं दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, इसीलिए ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र के तापमान में मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, ये रहा आपका, ये है आपका दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंध और ये है आपका उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आगे जानते हैं, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत एवं दक्षिण ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के ठीक बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये आपके सबसे ऊपर
ये आपका शीत कटिबंध और ये यहाँ पे दक्षिण शीत कटिबंध आप देख सकते हैं। यहाँ पे सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध होता है, शीत कटिबंध होता है। देशांतर, अब जानते हैं दोस्तों, हमने अक्षांशों के बारे में जान लिया, अब जानते हैं हम देशांतर। देशांतर क्या होता है? वे सभी किसी स्थान पर की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांशों के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी हो सकती है। अब दोस्तों एक बात बताइए, जैसे आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है उदाहरण आपका, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है। अब हम ये कैसे पता करें कि कौन कहाँ है एग्जैक्ट, हम यानी कि दोनों को एक जगह मान लें कि दोनों एक ही हैं? ऐसा नहीं है। उसको जानने के लिए फिर हमारी बनी थी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ये आपके उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ती हैं। दोस्तों मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से बता दूं कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो हमेशा इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर होती हैं और देशांतर रेखाएं हमेशा आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं। आप इस बात को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, अक्षांश रेखा कहाँ से कहाँ तक होती हैं या कौन सी दिशा से कौन सी दिशा तक होती हैं, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद जानते हैं हम उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ती हैं। रेखा से पूर्व से पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है? इस संदर्भ में देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में, मिनट को सेकंडों में विभाजित किया जाता है। जो देशांतर होते हैं उनको अंशों में मापा जाता है और प्रत्येक अंश को मिनट में कहते हैं और मिनट को सेकंडों में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त होते हैं और उनकी बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं। उसके बाद दोस्तों आगे हम जानते हैं अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान जो होता है वो होता है 0 डिग्री देशांतर, और यहाँ से हम 180 अगर पूर्व में जाएंगे या 180 पश्चिम में जाएंगे, दोनों तरीके से हम गणना कर सकते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी के 2 समान भागों यानी कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए, आपकी ये बना आपका, अब इसमें जो ये वाली रेखाएं हैं ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। अब ये हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध और ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध। जैसे आपने पहले पढ़ा था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ऐसे यहाँ पे ये हो गया 0 डिग्री और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध और ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। आगे जानते हैं हम दोस्तों, आगे क्या जानते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब जानते हैं, अब टोटल ऑफ देशांतर कितनी है। मैंने आपको बताए थे टोटल ऑफ अक्षांश कितनी थी, वो थी आपकी 181। अब टोटल ऑफ देशांतर कितनी होंगी दोस्तों, वो होती हैं आपकी 360। अब आप कहेंगे 360 कैसे, अब आप ये देखिए, इधर देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक गई, ये एक हो गई। अब इसी तरीके से दोस्तों इधर से ये पूरी जाएगी इसके पीछे तक, तो ये हो गई 180। ऐसे ये इधर से इसके पीछे तक जाएगी, ये हो गई 180, तो एक कुल मिलाकर हो गई आपकी 360। इस प्रकार से आपकी देशांतर रेखाएं हो गई। 180 हो गई आपकी ईस्ट में और 180 हो गई आपकी वेस्ट में, ये आपकी रेखाएं हैं, तो ठीक है। उसके बाद जानते हैं हम देशांतर रेखाएं इस प्रकार से 360 हो गई। अब दोस्तों हम आगे जानते हैं, इसमें जो आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं हम प्राइम मेरिडियन।
उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ बता दूं, आप इसको प्राइम मेरिडियन भी, इसको 3 नामों से जानते हैं हम। एक प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, दूसरा आप ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, और अगर इंग्लिश की बात करें तो हम इसे इंटरनेशनल टाइमलाइन भी कहते हैं। इंटरनेशनल टाइमलाइन भी कहते हैं, जो कि हमारी रॉयल ओब्जर्वेटरी लंदन से गुजरती है। उसके बाद दोस्तों आगे हम जानते हैं, उसके बाद दोस्तों 180 देशांतर रेखा जो होती है, हम 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन और इंटरनेशनल टाइमलाइन 3 नामों से जानते हैं। उसके बाद जो 180 देशांतर होती है, 180 यहाँ से हम 180 देशांतर होती है, इसके बीच में देखो दोस्तों ये जो रेखा है इसे प्रमुख यामोत्तर, और जो इसके पीछे होती है 180 वाली, जो इसके जस्ट पीछे होगी, उसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। अब दोस्तों इसे डेट लाइन क्यों कहते हैं? डेट लाइन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही हम इस 180 देशांतर को पार करते हैं वैसे ही हमारा समय बदल जाता है, यानी कि टाइम चेंज हो जाता है। जैसे इसमें आप इसमें पढ़ा था आपने कि 180 अगर आप पूर्व की तरफ जाते हैं तो आप आगे की तरफ एक दिन आगे बढ़ जाएंगे, अगर आप पश्चिम में जाते हैं तो आप थोड़ा एक दिन पीछे हो जाते हैं। अब उसके बाद देखते हैं, अगर आपको किसी स्थान से अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब दोनों चीज़ें इसमें दे रखे हैं, 26 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्व। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही होंगी, उस बिंदु को धुबरी पर सही स्थिति होगा। अब इसको समझाने के लिए कागज़ पर समान दूरी वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं इस तरह से आप ये कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ये आपको बता दूंगी। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, चित्र द्वारा आप ये चीज़ समझ सकते हैं। देखो दोस्तों, ये आपकी ग्रीनविच लाइन है। ये अगर हम इधर साइड में जाएंगे तो हम एक दिन पीछे हो जाएंगे, और अगर इधर जाएंगे तो हम एक दिन आगे हो जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों एक लाइन आप ये भी देख सकते हैं। अब आप ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये सीधी क्यों नहीं है, कि टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? दोस्तों इसमें ऐसा था कि कुछ अगर सीधी करने से, जब सीधी अगर करेंगे हम इसे, तो ये बीच देश से होके निकलेगी, जिससे कि उस देश का, जिस देश के बीच से निकल जाएगी, तो उसमें तो अगर आप आधे देश में जाएंगे तो एक दिन आगे, आधे दिन में जाएंगे तो एक दिन पीछे हो जाएंगे। इसीलिए इसे जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को इसलिए यहाँ से पूरे देश को यहाँ से ऐसे करके टेढ़ा कर दिया, इस रेखा को टेढ़ा कर दिया था, जिससे कि जिस देश से ये साइड से जा रही तो उसमें एक जैसा ही तारीख रहे, एक जैसा ही समय रहे। उसके बाद दोस्तों आगे हम चलते हैं। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। सही बात है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाई गई परछाई से लगाया जा सकता है। जो स्थानीय समय होता है उसका हम दोस्तों, अभी तो हमारे पास घड़ी वगैरह है, जो पहले जो पुराने टाइम पे था जब घड़ी नहीं थी तो वो अपने टाइम का अनुमान सिर्फ और सिर्फ परछाई के द्वारा लगा लेते थे। जैसे जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती जाती है। सूर्य दोपहर में है तो छोटी परछाई बनती है, तब वो समझ जाते थे कि अभी दोपहर है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी परछाई बनती थी, जिससे वो समय का पता लगा लेते थे। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होती है। उसके बाद जानते हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। ये मैंने आपको अभी दोस्तों बता ही दिया है, पश्चिम में होगा, उनका समय पीछे होगा। अगर आप मान लीजिए कि पृथ्वी
24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अतः 1 घंटे में 15 मिनट और 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। इस प्रकार ग्रीनविच के दोपहर के जब 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 गुणा 4 कर दीजिए, यानी कि 60 मिनट, यानी ग्रीनविच से 1 घंटा आगे होगा। ठीक है दोस्तों, पूर्व में 1 घंटा आगे होगा और पश्चिम में 1 घंटा पीछे होगा। आप इस तरह से पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं हम मानक समय क्या होता है। दोस्तों मानक समय क्या होता है कि जो यामोत्तर पर स्थित स्थान है उन पर स्थानीय समय में अंतर आ जाता है। उदाहरण के लिए क्या होता है कि बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों की समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में दोस्तों गुजरात के द्वारका, असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। अब दोस्तों क्यों है? क्योंकि जो हमारी दोस्तों मैंने जो आपको बताई थी 0 डिग्री देशांतर, वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं जो कि पूरे संसार को बांटे हुए हैं। लेकिन हमारे भारत में केवल एक रेखा है जो कि हमारे 82 डिग्री पर है। ये आप देख सकते हैं 82 डिग्री पर है। इसे हम मानक यामोत्तर रेखा कहते हैं। अब दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है। ये है आपका यूपी, एमपी, देखिए दोस्तों यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इन 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। उसके बाद दोस्तों आगे हम जानते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, भारत ग्रीनविच के पूर्व में यानी कि 82 डिग्री पूर्व में स्थित है। जो यानी कि हमारे यहाँ जो समय होता है वो जब लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होते हैं तब भारत में शाम के 7:30 बज रहे होते हैं। ये यहाँ का समय जो है वो ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटे आगे है। मैंने आपको बताया था हम पूर्व में है उनका 1 दिन आगे होगा और जो पश्चिम में होते हैं वो 1 दिन पीछे होते हैं। लेकिन वो समय स्थिति घंटे के अंतराल पे बदल जाता है। रूस में अब आप जान सकते हैं, रूस में 11 मानक समय हैं। पृथ्वी 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है 15 देशांतरों को। उसके बाद दोस्तों ये आपके प्रश्न उत्तर हैं। पृथ्वी का सही आकार क्या है? दोस्तों पृथ्वी का सही आकार मैंने आपको बताया था भू आव है, यानी कि जियोइड। उसके बाद जानते हैं ग्लोब क्या है। ग्लोब के हमारी पृथ्वी की कल्पना यानी पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। उसके बाद जानते हैं कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। ये मैंने आपको बताया भी था, तो दोस्तों मैं आपको लिख के बता देती हूँ। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान होता है आपका 23.5 डिग्री उत्तर में। और मकर रेखा का कितना होता है, यहाँ पे दक्षिण कर दो, सेम होता है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? तो ये होते हैं दोस्तों आपके, पहला होता है आपका, हाँ आप देखिए तीनों तापकंड। एक होता है उष्ण कटिबंध, उसके बाद आपका शीतोष्ण कटिबंध, उसके बाद आता है शीत कटिबंध। ये 3 कटिबंध होते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? हमारी पृथ्वी की वे काल्पनिक रेखाएं जो समय स्थिति बताती हैं वो हमारी देशांतर और अक्षांश रेखाएं होती हैं। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध को क्यों प्राप्त होती है? उष्ण कटिबंध को सीधी इसलिए प्राप्त होती है कि क्योंकि जो उष्ण कटिबंध वाली जो रेखाएं हैं उन पर हमारा सूर्य जो यानी कि आप मान लीजिए कर्क रेखा और मकर रेखा, मान लीजिए क्या कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही होता है। सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 2:12 क्यों बजते हैं? क्योंकि जो हमारा समय है वो ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटे आगे है। ये मैं आपको बताया था। इसी वजह से हमारे यहाँ 5.5 घंटे आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होते हैं तब हमारे यहाँ 7:30 बजते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है आपके प्रमुख यामोत्तर रेखा है। ये प्रमुख यामोत्तर रेखा 0 डिग्री है। ये आप लगा 0 डिग्री। शीत कटिबंध सब किसके नज़दीक पाया जाता है? तो ये होता है आपका ध्रुवों के। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360। दक्षिण ध्रुव का होता है दक्षिण गोलार्ध में। ग्रिड क्या होता है? अक्षांशों और समान रेखाओं का जाल होता है।
और उसके बाद ये है आपकी मकर रेखा 23.5 डिग्री पर है। और भारत की मानक याम उत्तर रेखा 82 डिग्री है। उसके बाद आती है 0 डिग्री याम उत्तर को प्राइम लाइन। 0 डिग्री जो याम उत्तर रेखा होती है हम उसे प्राइम लाइन के नाम से भी, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन, इन सब नामों से जानते हैं। देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ घटती जाती है। देशांतरों के जो बीच की दूरी होती है वो कहाँ घटती जाती है? तो दोस्तों देशांतरों की जो रेखा होती है वो एक दूसरे पर के समानांतर नहीं होती है सब जगह। वो एक, अगर आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो वो घटती जाएगी, ऐसे ही पश्चिम की तरफ जाएंगे तब भी घटती जाएगी। उत्तर ध्रुव वृत्त दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। उत्तर ध्रुव वृत्त आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतरों के जो बीच की दूरी होती है वो ध्रुवों पर जाने पर शून्य हो जाती है। जहाँ सभी याम उत्तर आपस में मिल जाते हैं वहाँ पर इसकी स्थिति शून्य हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पे देख लीजिएगा। और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई कॉस्ट नहीं है। अगर आप मोबाइल से पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। नोट डाउन करना चाहें तो आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों उन्हें अगर PDF में निकलवाना चाहते हैं तो आप PDF में निकलवा कर भी उन्हें पढ़ लीजिएगा। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। UPSC, UP, PCS, ये हर एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT दोस्तों एक ऐसा बेस है जो आपके हर एग्ज़ाम में क्योंकि ये बेसिक होता है और ये हर एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करता है। अगर आपकी NCERT कवर है तो आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को उठाइएगा, उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम को फाइट तुरंत कर सकते हैं। और जो हमारी NCERT ज्योग्राफी होती है, ये तो हमारी UPSC टॉपर्स भी हैं, वो भी हमारे यही रिकमेंड करते हैं कि आप ज्योग्राफी के लिए NCERT 6 से 12 तक पढ़ लीजिए, वही सफिशिएंट है। तो दोस्तों जब टॉपर्स रिकमेंड कर रहे हैं तो क्यों ना हम इस चीज़ को ही सबसे पहले क्लियर करें। तो दोस्तों आइए हम इस चीज़ को, अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे। और तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको तीसरे चैप्टर लेके आऊँगी और आपके पुराने जो 2 चैप्टर आपने पढ़े हैं उनमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको उसका समाधान करूँगी। और दोस्तों आपको हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर, उस दिन की हिस्ट्री और आपको GK से रिलेटेड क्विज़, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको देखना चाहते हो तो आप शॉर्ट वीडियो में भी आप उनको देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।